Okay, so last time we have started IUPAC nomenclature. Now next part is nomenclature of organic compounds having one or more than one functional groups. तो मैंने आपको बोला था कि NCERT का जो पूरा टेबल है इसमें फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं, उनके प्रफिक्स सफिक्स यू हैव टू लर्न. तो आई होप यू हैव फॉलोड द सेम. तो उसके हिसाब से टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप हियर. इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल. और अल्कोहल को क्या बोलते हैं? सफिक्स क्या होता है इसका? ओल. तो सफिक्स है ओल, राइट. तो उसके हिसाब से जो है इसका नाम जो है वो होगा पहले 2 पे ओल और देयर आर 4 कार्बन्स, तो क्या हो गया? ब्यूट. और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो ब्यूटेन 2 ओल. अब देखो ब्यूटेन का ई निकल गया. क्यों? क्योंकि वो ओ से जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें ओ है. तो अगर 2 वोवल एक जैसे आए तो आप एक को निकाल देते हो. जैसे ब्यूटेन 2 ओल, तो ब्यूटेन का ई आपने निकाल दिया. यहीं अगर ये ओल की जगह कुछ और होता, जैसे एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा. वेट फॉस्ट. सर जी बेटा. सर ये आप पीपीटी भी अपलोड मैंने पीपीटी अपलोड कर दी है बेटा. जहाँ तक करवाया है आपको वहाँ तक की पीपीटी मैंने अपलोड की है ना. हाँ. यस. तो नोमेनक्लेचर पे थे हम कि अगर फंक्शनल ग्रुप्स हों, जैसे यहाँ OH था, तो पहले तो उसको लोएस्ट नंबर देना है, दैट इज मेन प्रायोरिटी. एंड देन सबसे पहले आएगा वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स. मीन नोमेनक्लेचर जब भी लिखोगे आप तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आप लिखोगे प्रीफिक्स. प्रीफिक्स लिखने के बाद आप लिखोगे वर्ड रूट. वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स और लास्ट में आप लिखोगे सेकेंडरी सफिक्स. ये 2 पार्ट तो हमेशा ही कोई भी मॉलिक्यूल आप लिखोगे, ये 2 पार्ट तो रहेंगे ही. कितने कार्बन है उससे वर्ड रूट आएगा, और सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है उससे जो है आपको क्लियर हो जाएगा कि एन आएगा कि इन आएगा कि आइन. तो प्राइमरी सफिक्स जो है दैट इज एन, आइन, इन और आइन. ये 3 ही प्राइमरी सफिक्स हैं आपके लिए. प्रफिक्स जो है, अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो आएगा ही. बट अगर कोई एलिफेटिक कंपाउंड है, ओपन चेन है, तो उसमें हो सकता है कि प्रफिक्स मिसिंग हो. सेकेंडरी सफिक्स मींस फंक्शनल ग्रुप, तो हो सकता है कि फंक्शनल ग्रुप भी मिसिंग हो. बट वर्ड रूट
और प्राइमरी सफिक्स तो होगा ही होगा। तो इसमें पहले आपने वर्ड रूट लिखा, दैट इज ब्यूट। एक्चुअली वर्ड रूट ब्यूट के बाद आपने क्या लिखा, इन। इन लिखने के बाद आपने लिखा सेकंड पोजीशन पे है ओल, तो इन का ई जो है वो आपने हटा दिया। ओके ओके, अब बताओ इसमें जो है आपके पास जो क्लोरो है ये क्या है, एक प्रीफिक्स। तो इसको सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे और क्या है वो, क्लोरो, और किस पोजीशन पे है दैट यू हैव टू मेंशन। तो इट इज 2 क्लोरो ब्यूट एन। अब एन का ई अपने हटाया नहीं, क्योंकि ई की एन के आगे कुछ नहीं है, इसलिए पूरा ब्यूटेन आ गया। चलो बोलो इसका नाम। सी डबल बॉन्ड ओ, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये, कीटोन। तो कीटोन को क्या बोलते हैं, यस इट इज ओन। ओके, सो ओन कितने हैं इसमें, 2, तो इट इज डाईओन। डाईओन है ये, ठीक है। तो अब बताओ इसका नाम। पेंट, यस इट इज पेंटेन। तो वर्ड रूट आएगा पेंट, सिंगल बॉन्ड्स हैं कार्बन कार्बन के बीच में, इसलिए एन, और एक 2 पोजीशन पे और एक 4 पोजीशन पे 2 ओन है, तो डाई ओन। तो अब ई नहीं हटेगा, क्यों, क्योंकि ये डी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको पेंटेन को पूरा लिखेंगे हम, ठीक है। तो पेंटेन 2,4 डाई ओन आएगा। तो ये देखो नंबरिंग कर दी पहले हमने, 2 और 4 पे डाई ओन है और आगे आएगा पेंटेन, तो पेंटेन 2,4 डाई ओन। यस, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, हाँ जी, पेंट 1, हाँ अब देखो ये है डाईइन, तो अगर डाईइन लिखते हैं तो ये पेंट नहीं होगा, पेंटा हो जाएगा। अगर इन इन आइन आता है तो पेंट होता है, अदरवाइज इट इज पेंटा। तो देखो नंबरिंग कर दिया आपने, लोएस्ट नंबर देना है आपको डबल बॉन्ड को, तो 1, 3 पे डाई इन। हाँ बेटा, क्योंकि एक्चुअल में जो वर्ड रूट होता है ना, ब्यूट लिखते हैं, इट इज एक्चुअली ब्यूटा, इट इज नॉट ब्यूट। पेंट, इट इज एक्चुअली पेंटा, दीज आर द वर्ड रूट्स। पर हम क्यों ब्यूट लिख देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमें इन लगाना है, एन लगाना है या आइन लगाना है, तो तीनों केस में ये ए तो हटना ही है, इसलिए हम इसको ब्यूट लिखते हैं। बट जब डबल की बात आती है, डाई इन, जैसे अगर आपको 1, 3 डाई इन लिखना है तो आप ब्यूटा लिखोगे, ना कि ब्यूट। बट अगर एक ही इन है तो लिखोगे ब्यूट 2 इन, ब्यूट 1 इन। ओके, ये याद रखना है, ये ए आएगा इसमें। ओके, नाउ अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो हमें प्रायोरिटी ऑर्डर याद करना पड़ेगा। इसमें COH जो है सबसे ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस देते हैं, हम प्रायोरिटी देते हैं,
उसके बाद COOR। अब कई बार SO3H होता है, दैट इज रेयर, बट अगर हो तो SO3H को IUPAC रिकमेंडेशन NCERT के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं मैं, COH को SO3H के बाद रखा गया है, बट बहुत सारी बुक्स में SO3H को पहले लिया गया है और फिर COH। तो कभी भी काउंटर हो, वैसे तो कोई ऐसा केस आया नहीं अभी तक, बट अगर काउंटर हो तो ट्राई टू गिव COH द मेन प्रायोरिटी, क्योंकि NCERT COH को मेन प्रायोरिटी देती है। तो COH, COOR, देन NH2, CN, CHO, CO, OH, NH2, C डबल बॉन्ड C। ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में हम डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ये याद रखना। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड और फिर सब्स्टिट्यूएंट्स। जब आप प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं कि लोएस्ट नंबर किसको देना है, तो सबसे पहले लोएस्ट नंबर देना है फंक्शनल ग्रुप को, फिर डबल बॉन्ड को ट्राई करना है देने का, और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, और फिर आएंगे प्रीफिक्सेस और सब्स्टिट्यूएंट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अगर लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो फेल हो रहा है तो। चलो इसका नाम बोलो। इसमें एक डबल बॉन्ड है और एक CHO। हाँ, तो अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको कि प्रीफिक्स, तो इस केस में देयर इज नो प्रीफिक्स, क्योंकि जितने भी कार्बन है दे आर गेटिंग द नंबर, और बाकी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो प्रीफिक्स नहीं है इसमें। तो सबसे पहले किस पे आएंगे हम? वर्ड रूट पे। तो वर्ड रूट, क्योंकि 4 कार्बन है इसलिए आपने लिख दिया ब्यूट। वर्ड रूट लिखने के बाद किस पे आओगे आप? प्राइमरी सफिक्स पे। अब इसमें प्राइमरी सफिक्स क्या है? वर्ड रूट आ गया ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स क्या है इसमें? इन, और किस पोजीशन पे है? 2। तो ब्यूट 2 इन आ गया। 2 इन के बाद फिर लिखोगे सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप क्या है ये? CHO कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? वो एल्डिहाइड, इट इज C डबल बॉन्ड OH, तो इट इज एल्डिहाइड। तो क्या होता है इसका सेकेंडरी सफिक्स? अल। तो अल। अब क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, दैट ऑलवेज गेट नंबर 1, सो इसको 1 अल लिखो या ना लिखो, दैट डजंट मैटर। आप 1 अल लिख भी सकते हो, नहीं लिखोगे तो चलेगा। तो बट इसका A से स्टार्ट हो रहा है ये, तो इसका E जो है वो निकल जाएगा। तो हम जब इसका नंबरिंग करेंगे, वन टू थ्री फोर, तो इट इज ब्यूट 2 इन का E निकल गया और आगे आ गया अल, तो इट इज ब्यूट 2 इनल। यस, टेल मी इट्स नेम। अब इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। अगर 2 फंक्शनल ग्रुप हो तो जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसको हम जो है सेकेंडरी सफिक्स मानेंगे, और जो प्राइमरी सफिक्स, जो सेकेंडरी सफिक्स है उसको हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह लेंगे। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? हाँ, तो प्रायोरिटी जो है वो किसको देंगे? COOH को, क्योंकि OH इज फार बिहाइंड, तो OH को हम प्रीफिक्स की तरह लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। तो व्हाट इज द प्रीफिक्स ऑफ OH? हाँ, हाइड्रोक्सी। तो ये याद करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे किस नंबर पे? 2, क्योंकि COH गेट्स नंबर 1, तो 1 2 3
ये 1, ये 2 और ये 3, तो 2 पे हाइड्रोक्सी आ गया। अब क्या लिखोगे? वर्ड रूट। क्या है वर्ड रूट? प्रोप। प्रोप वर्ड रूट है, और सिंगल बॉन्ड्स ही हैं कार्बन कार्बन के बीच में, तो एन, प्रोपेन। और 1 पे क्या है ये? COH को क्या लिखते हैं? सफिक्स क्या होता है इसका? सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, तो ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड। तो क्या आया? 2 पे हाइड्रोक्सी, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, जस्ट लाइक योर नेम, कि फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल। फिर हाइड्रोक्सी के बाद वर्ड रूट लिखा आपने प्रोप, सिंगल बॉन्ड इसलिए लिखा एन, एन का ई निकल गया क्योंकि उसके आगे है ओइक, तो प्रोपेनोइक एसिड। तो ये जो है आपके पास आ जाएगा नाम। 3 कार्बन है, नंबर 1 दिया COH को, तो ये हो गया प्रोपेनोइक, और 2 पे आ गया हाइड्रोक्सी, तो इट इज 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट पे जाते हैं हम। चलो, राइट इट्स नेम। पहले लिख लो क्या क्या है आपके पास। पहले बताओ प्रीफिक्स है इसमें कोई? प्रीफिक्स नहीं है, गुड। वर्ड रूट तो होता ही है। क्या है वर्ड रूट? हाँ, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन है इसलिए पेंट आ गया। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स है, हाँ 2 हैं, एक इन है और एक आइन है। अगर हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो इन को नंबर 1 मिलता है और आइन को नंबर 3, और अगर अपोजिट साइड से शुरू करते हैं तो आइन को 2 और इन को 4, तो ऑब्वियसली वी विल गो विद 1 3। और वैसे भी डबल बॉन्ड प्रेफरेंस देते हैं, बट वो प्रेफरेंस तब देखनी है जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को एक जैसा नंबर मिल रहा हो। लेफ्ट साइड से मान लिया नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है और राइट साइड से ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप डबल बॉन्ड को प्रिफर करोगे। ठीक है, चलो बोलो इसका नाम। बोलिए बेटा, क्या नाम होगा इसका? हाँ, 3 आइन। ठीक है, तो देखो प्रायोरिटी ऑर्डर तो यही रहेगा। अब डबल COH ये सब कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। तो 1 2 3 4 5 ये नंबरिंग हो जाएगी। और वर्ड रूट हो गया पेंट, पेंट के बाद 1 पे इन, और इन का ई हटा दिया क्योंकि जो हम अगर लिखने वाले हैं आइन, वो वोवल की साउंड दे रहा है, वाई है बट साउंड जो है वो आइन आ रहा है, इसलिए ई हट गया और 3 पे आ जाएगा आइन। इट इज पेंट 1 इन 3 आइन। चलो अब मुझे बताओ, व्हाट इज नेम ऑफ दिस कंपाउंड? एंड व्हाट अबाउट दिस? इन दोनों का नाम लिख के बताओ। ओके ग्रेट, इट इज ब्यूट, क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे दिया आपने, तो इट इज ब्यूट 1 इन and 3 ine. Good. What about the next one? One, come again. Hex 2 in 5 ine. That's a wrong nomenclature, क्योंकि
अब आपको लोएस्ट लोकेंट रूल देखना है बेटा। ये दो तरह की नंबरिंग हुई, यही मैं आपको समझा रहा था कि जो आप प्रेफरेंस ऑर्डर लगाओगे वो तब लगाना है जब जो है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को एक जैसा नंबर मिल रहा हो, तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस करना है। बट अगर ट्रिपल बॉन्ड को लोअर नंबर मिल रहा है डबल बॉन्ड से, तो आप फिर ट्रिपल बॉन्ड के साथ जाओगे, लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करोगे। ये है 1 4 और ऊपर से जाते हो तो 2 5, तो 1 4 जो है दैट इज प्रिफर्ड। तो इसको हम लिखेंगे हैग्स 4 in 1 ein. Hags 4 in 1 ein. Yes, what is name of this compound? OH और NH2 में किसको प्रेफरेंस देंगे हम? Yes, OH is preferred. तो OH को प्रेफरेंस देंगे, तो करो नंबरिंग। ब्यूट नो, रॉन्ग स्टेटमेंट। और कोई बोलो जल्दी जल्दी। बेटा एक को तो आप सेकेंडरी सफिक्स मानोगे ना, दो में से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है उसको सेकेंडरी सफिक्स लोगे, और जो आपके पास सेकेंडरी सफिक्स है उसको आप प्रीफिक्स की तरह काम करोगे, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो इन दोनों में से OH जो है दैट इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है दैट इज टेकन एज सेकेंडरी सफिक्स, तो इसको तो ओल लोगे। और ये जो है दैट इज सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, जिसको कम प्रायोरिटी मिलती है तो वो प्रीफिक्स की तरह काम करेगा, तो दैट इज अमीनो। जैसे आपने पीछे नहीं OH और COH था, तो OH को प्रीफिक्स लिया और COH को क्या लिया, सफिक्स। अब बोलो। कम अगेन, क्या बोल रहे हो? पहले प्रीफिक्स क्या आएगा बोलो। बेटा OH प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है उसको क्या लेते हैं हम, सफिक्स। प्रिंसिपल यस, 2 in 2 all, इट इज, पहले तो नंबरिंग कर दी आपने, ठीक है। और नंबरिंग कैसे करी कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप गेट लोअर नंबर, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर दे दिया आपने। अब आप सबसे पहले, आपको पता है वर्ड रूट है ब्यूट, और 2 पे है ओल, और 2 पे ही है इन, और 3 पे है अमीनो।
तो इट इज 3 अमीनो ब्यूट 2 इन एंड 2 ओल. It is 3 amino but 2 in 2 ol. Got it? ये जो था वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप था. तो जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा उसको हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को हम जो है एज अ सेकेंडरी सफिक्स लेंगे, और जो फर्स्ट होगा अमीनो, जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, उसको हम प्रफिक्स लेंगे. वर्ड रूल तो आएगा ही, प्राइमरी सफिक्स आएगा ही. दैट्स इट. चलो इसका लिखो, पहले आप IUPAC नेम लिखो. फोर ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड. बहुत बढ़िया. और कोई बोलो, और क्या नाम हो सकता है? और कोई नाम हो सकता है इसका? तो पहले तो आपने प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड कर लिया. आपको पता चलेगा कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है COOH, तो उसको नंबर 1 दे दिया. तो आपने इसको लिख दिया पहले तो पेंटेनोइक एसिड, और फोर्थ पोजीशन पे CO आ गया, तो 4 ऑक्सो या 4 कीटो भी बोल सकते हैं. इट इज 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड. CO का प्रफिक्स जो है वो ऑक्सो होता है या कीटो. बोलो, राइट डाउन इट्स IUPAC नेम. थ्री मिथाइल ब्यूटेन और ब्यूटइन. ब्यूट 1 इन. डबल बॉन्ड नंबरिंग दैट्स यू शुड मेंशन कि एट विच पोजीशन डबल बॉन्ड इज देयर. क्योंकि ब्यूटीन तो ये भी हो सकती है कि डबल बॉन्ड बीच में होता, ऐसा भी हो सकता था ना. तो सबसे पहले आपने जो है ये देखना है कि आपके पास क्या है इसमें. सबसे पहले आपने प्रेफरेंस ऑर्डर देखा कि OH और डबल बॉन्ड में OH जो है दैट इज प्रिफर्ड. तो OH एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, और डबल बॉन्ड तो आपको पता है प्राइमरी सफिक्स है, और OH का ओल हो जाएगा सेकेंडरी सफिक्स. और जो मिथाइल है, क्योंकि जब आप नंबरिंग करोगे इसकी तो आप देखोगे एक डबल बॉन्ड, एक कार्बन को जो है नंबरिंग नहीं मिली, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट. तो अगर एक सब्स्टिट्यूएंट है तो वो क्या करेगा? एज अ प्रीफिक्स सेट करेगा. और CH3 का प्रीफिक्स क्या होता है? मिथाइल. मिथेन से बनता है मिथाइल. एल्कीन के एक हाइड्रोजन को हटा दे तो वी गेट एल्काइल. तो इस तरह से 3 मिथाइल और ब्यूट 1 पे इन और 2 पे
ओल और सबसे आगे आ जाएगा मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन 2 ओल। आप तो क्या करो, आप ऐसे लिख लो कि पहले मुझे प्रीफिक्स लिखना है, फिर मुझे स्टार्टिंग में ऐसे करते हैं हम, वर्ड रूट लिखना है, फिर मुझे प्राइमरी सफिक्स लिखना है, और लास्ट में मुझे सेकेंडरी सफिक्स लिखना है। तो पहले तो अपने क्वेश्चन पूछो कि इसमें प्रीफिक्स है। तो जब अपने नंबरिंग करी तो क्लियर हो गया कि 2 चीज़ें बची जिनको नंबरिंग नहीं मिल रही है, वो है CH3 और दूसरा है OH। तो OH तो आपको पता चल गया कि वो फंक्शनल ग्रुप है, सेकेंडरी सफिक्स मींस फंक्शनल ग्रुप, तो वो फंक्शनल ग्रुप तो इधर आ जाएगा। और क्या है वो, अल्कोहल। अल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स होता है ओल, और किस पोजीशन पे है 2, तो 2 ओल आ गया यहाँ पे। फिर आप क्वेश्चन पूछो कि प्राइमरी, कुछ कोई भी रैंडम क्वेश्चन इनमें से पूछ सकते कि प्रीफिक्स वर्ड रूट, क्योंकि आपने लिख दिया अलग अलग। प्राइमरी सफिक्स आपने देखा कि प्राइमरी सफिक्स इसमें डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या आ गया, इन, और इन किस पोजीशन पे है, तो 1, ये 1 इन लिख दिया। उसके बाद आपने क्वेश्चन पूछा कि वर्ड रूट क्या है, तो वर्ड रूट जो है वो है आपके पास, देयर आर 4 कार्बन, तो वर्ड रूट आ गया आपका ब्यूट। ब्यूट लिखने के बाद आपने अगला क्वेश्चन पूछा कि प्रीफिक्स है, यस प्रीफिक्स था, और क्या था, मिथाइल, और मिथाइल किस पोजीशन पे था, तो वो भी लिख दिया, मिथाइल था 3rd पोजीशन, तो 3 मिथाइल। तो ये 4 क्वेश्चन आपको पूछने हैं। जब भी क्वेश्चन कोई भी आता है तो यू हैव टू आस्क व्हाइल राइटिंग IUPAC नॉमेनक्लेचर, ये 4 क्वेश्चन उस जो स्ट्रक्चर है उसमें से ढूंढने हैं, इनके आंसर, और फिर उनको मिला देना है। तो आपको पता है कि मैंने बी कैपिटल लिखा, तो मुझे पता है कि पहले मिथाइल आ रहा है, इसका मतलब इसका ब्यूटेन का ब्यूट बी जो है वो स्मॉल होगा। फिर अगला क्वेश्चन था कि भाई ये जो है ये ई है और ये ओ है, तो इसका मतलब ये ई हट जाएगा। तो हो गया तैयार, 3 मिथाइल ब्यूट, 1 पे इन और 2 पे ओल, दैट्स इट। आई होप यू अंडरस्टूड कि कैसे आपको अप्रोच करना है। स्टार्टिंग में स्मार्ट नहीं बनना है, अगर आपको नहीं आता है इट्स ओके, पर ये पहले लिख लो प्रीफिक्स, उसके बाद लिख लो वर्ड रूट, फिर लिख लो प्राइमरी सफिक्स, फिर लिख लो सेकेंडरी सफिक्स। और जब भी स्ट्रक्चर देखो तो क्वेश्चन स्ट्रक्चर में इन चारों के आंसर ढूंढो और उनको अपनी अपनी जगह पे लिख दो और फिर जोड़ दो। ये काम करना है आपको, ठीक है, एंड इट नीड्स प्रैक्टिस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद रखना, इट इज जस्ट लाइक अ मसल, मोर यू प्रैक्टिस मोर स्ट्रॉन्गर यू बिकम। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही, जैसे हम जिम में जाते हैं ना लोग और मसल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो ये समझ लो कि मसल की तरह ही है कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे जिम में उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी आपके मसल्स में। और मसल स्ट्रेंथ, अगर आपको ऑर्गेनिक के मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो यू हैव टू प्रैक्टिस डेली। और नॉमेनक्लेचर तो एवर एंडिंग प्रोसेस है, इसको ये कभी ख़त्म नहीं होगा। मैं जितने मर्जी करवा लूँ आपको, ये तो मतलब पूरा सागर है, तो इसमें डुबकी लगानी है तो आपको खुद तैरना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको ये हेल्प कर दी मैंने इतनी सी कि आप ये चीज़ें याद रखो, 4 प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। और ये सारे सेकेंडरी सफिक्स, सारे फंक्शनल ग्रुप के सेकेंडरी सफिक्स याद करो। प्रीफिक्स जो सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम है सबके, वो लर्न करो। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोमेरिज्म एंड इट्स क्लासिफिकेशन। अब आइसोमेरिज्म जो है ये भी बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बट अपने सिलेबस में जितना है हम उसकी बात करेंगे। पूरी बुक है इस पे, आइसोमेरिज्म पे।
तो आइसोमेरिज्म, पहले तो आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उनके प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफर करें, उनको हम बोलते हैं आइसोमर्स। और अगर वो स्ट्रक्चर्स में डिफर करते हैं तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अलग अलग कैटेगरी है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विच डिफर इन स्ट्रक्चर आर नोन एज आइसोमर्स, बट दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात हो रही है ये, और ये चेन आइसोमेरिज्म हो सकता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म जो है इज नॉट मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, बट टॉटोमेरिज्म पे क्वेश्चंस आर देयर, ठीक है। एनसीईआरटी में ही क्वेश्चंस हैं टॉटोमेरिज्म पे, तो टॉटोमेरिज्म भी हम इसमें कवर कर लेंगे। दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है दैट इज ऑफ टू टाइप, conformational and configurational. Of configurational is again of two type. First is geometrical and other is optical. तो इस तरह से ये पूरा क्लासिफिकेशन है ऑफ आइसोमर्स। एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं और दूसरे स्टीरियो। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है दैट इज फर्दर क्लासिफाइड एज सिस एंड ट्रांस। चलो, तो आइसोमेरिज्म में पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिस्कस कर लेते हैं। चेन आइसोमेरिज्म मतलब, इसका मतलब चेन की बात हो रही है। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट उनकी पेरेंट चेन जो है वो डिफर करेगी। उनकी जो पेरेंट चेन है वो डिफरेंट होगी, मतलब उनका वर्ड रूट डिफरेंट होगा। क्या डिफरेंट होगा? वर्ड रूट, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट जो कार्बन चेन का नेचर है वो डिफरेंट होगा, और इसको बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक मान लिया ये दो हैं, है ना, तो इनमें पहला है नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरे को बोलते हैं आइसोब्यूटेन। तो पहला ब्यूटेन है, दूसरा क्या है? 2-मिथाइल प्रोपेन। तो पेरेंट चेन अलग अलग होगी ना, पहले में 4 कार्बन की चेन है, दूसरे में 3 कार्बन की चेन है। तो चेन जो है वो अलग अलग है, पेरेंट चेन इज डिफरेंट। एक 4 कार्बन की है और दूसरी 3 कार्बन की है, तो इसलिए दे आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स। और एग्जांपल लेते हैं। इसमें भी देखो, एक ब्यूटेनल है, दूसरा 2-मिथाइल प्रोपेनल है, तो इसमें भी क्या है? चेन्स आर डिफरेंट, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप सेम है, कार्बन सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। नाउ पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन का मतलब है, यस बेटा बताओ, व्हाट्सएप करो मुझे। C7H, उसमें डिफरेंट चेन आइसोमरिज्म लिखने हैं। ओके, तो आपके पास है C7H16, राइट। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, सातों कार्बन स्ट्रेट चेन में लगा दो, एक हो गया, ठीक है। दूसरा, आपने 6 कार्बन
स्ट्रेट चेन में लगाए। अब 6 कार्बन लगाने के बाद आपको पता है ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। अब ये जो कार्बन है, बताओ कितने टाइप के कार्बन है ये सेकेंडरी? सेकेंडरी कितने टाइप के हैं? मतलब ऐसे है कि देखो, इसमें ये वाला जो सेकेंडरी है ना, या ये दोनों एक जैसे हैं। कैसे? क्योंकि एक साइड प्राइमरी से अटैच है, एक साइड सेकेंडरी से। ये भी सॉरी, एक साइड प्राइमरी से, एक साइड सेकेंडरी से, राइट? तो एक टाइप के हो गए ये दोनों। दूसरा, ये जो है और ये दोनों एक जैसे हैं। क्यों एक जैसे हैं? ये दोनों साइड से ये किससे अटैच है? सेकेंडरी से। तो ये दो टाइप के इसमें सेकेंडरी कार्बन्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अटैच करोगे, एक मिथाइल ग्रुप तो एज अ प्रीफिक्स काम करेगा, ये तो ऑलरेडी आप लिख चुके हो। तो 1 2 3 4 5 6 यहां लगा दो एक, या 1 2 3 4 5 6 और ये दो बनेंगे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स। अब गलती से अगर आप ऐसा कर दो कि सर मैं तो ऐसा करूंगा, यहां लगा दिया तो मैं एक और आगे बढ़ा देता हूं, तो क्या वो भी तो बनेगा? ऐसा भी बोल सकते ना कि भाई सर आपने एक तो इसको नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5 6, सर मैं पहले 2 पे लगाऊंगा, फिर मैं 3 पे लगाऊंगा, फिर मैं 4 पे भी लगाऊंगा, और फिर मैं 5 पे भी लगाऊंगा। अगर आप बोलते हो तो मैं 5 पे भी लगाऊंगा, चलो। बट अगर आप देखोगे, इसका नाम क्या लिखोगे? बोलो, व्हाट इज नेम ऑफ दिस कंपाउंड? नाम क्या है इसका? हाँ जी, उसका नाम क्या है? 3 मिथाइल हेक्सेन, सही है। इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूं मैं, आप खुद लगा लेना। बोलो इसका नाम क्या है? 3 मिथाइल हेक्सेन। इसका मतलब ये दोनों एक ही हैं, तो डबल डबल थोड़ी लिखेंगे हम। ये पहले का, सेकंड वाले का नाम क्या है? टू मिथाइल हेक्सेन। और इसका नाम क्या है? तो इसका मतलब हम रिपीट थोड़ी करेंगे, तो हम एक ही लिखेंगे ना, समझे नहीं? तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। फिर फोर्थ पे आ जाओ। अब आप क्या करो, कार्बन 4 कर दो। अगर आप कार्बन 4 कर देते हो तो आपके, सॉरी 5, क्योंकि आप पहले 6 किए ना, पहले 7 थे फिर 6 किए, अब आप पेरेंट चेन में 5 कार्बन कर दिए। 5 कार्बन करने के बाद जो बीच में कार्बन बचे आपके पास, बोलो कितने टाइप के हैं? कितने टाइप के कार्बन? दो टाइप के हैं, एक ये सेकेंडरी और ये सेकेंडरी, और एक ये वाला सेकेंडरी। बट हमारे पास कार्बन एक्स्ट्रा कितने बच गए? 2। अब 2 कार्बन, वो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक ही कार्बन पे आ जाएं, दोनों इस कार्बन पे आ जाएं, क्योंकि 2 टाइप के कार्बन है, तो दोनों हमने दोनों पे लगा दिए।
बट ऐसा भी तो हो सकता है कि 5 कार्बन में आपने पहले, दूसरे और तीसरे पे लगा दिया कार्बन, या फिर दूसरे और चौथे पे लगा दिया, क्योंकि तीसरे चौथे पे लगाओगे तो वो दूसरा तीसरा ही हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 5 कार्बन का। अब आ जाओ 4 पे। अगर आप 4 कार्बन बनाते हो तो आपके पास कार्बन बच गए 3। अब वो 3 कार्बन, एक ही तरीका बचेगा कि आप एक पे 2 लगा दो और दूसरे पे 1 लगा दो, हो गया। और कोई वे आउट बचता है? बचता है तो बता दो। और कोई वे आउट है? बेटा इथाइल बनाओगे, लेट अस से मैं 4 कार्बन लिखे और मैंने इसको इथाइल कर दिया, तो अब ये नंबरिंग ऐसे हो जाएगी। तो क्या बन गया ये 2,3 डाई मिथाइल, यही हो गया ना। सर तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें सारे बना के देखना बिल्कुल बेटा, आइसोमेरिज्म में यही पंगा है कि आइसोमेरिज्म में आप ऐसे गैस नहीं लगा सकते कि इतने होंगे, आप ऐसे अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। प्रॉब्लम ये है इसमें, ये आइसोमेरिज्म का ये बहुत बड़ा फ्लॉ है कि आपको पूरे बनाने ही पड़ते हैं। नहीं है ना, इसका कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है, ये बना के ही देखने होते हैं। चलो 9, तो देखो कहाँ पे हम गलती करी, कहाँ पे हमने। हाँ देखो, जैसे इसने इथाइल बोला ना, तो हम इसका इथाइल बना सकते थे। क्यों? क्योंकि जब बीच वाला कार्बन आएगा तो देखो उसके इस साइड भी 2 कार्बन है, इस साइड भी 2 कार्बन है, तो इस पे भी 2 कार्बन लगा दो, चलेगा ना। हाँ, लॉन्गेस्ट चेन तो वो ही रही ना। तो इसमें कर सकते हो आप। तो ये हमें एक एक करके देखना पड़ेगा कि कहां तक जा सकते हैं। चलो 5 कार्बन वाला बना के दिखाओ मुझे। C5H12। चलो C5H12 में कितने बनेंगे, बना के दिखाओ। पहले 5 कार्बन लगा दो स्ट्रेट चेन में, फिर 4 लगा के देखो, और फिर 3 लगा के देखो। कितने आइसोमर्स बनेंगे? तीन बनेंगे, क्योंकि जब आप बनाना शुरू करोगे, है ना, तो देखो आपने पहले 5 कार्बन लिख दिए। चलो 5 कार्बन लिख देते हैं, 1 2, या मैं इसका 1 2 3 4 5, 5 कार्बन लिख दिए। फिर आपने 1 2 3 4 कार्बन लिखे, 1 कार्बन बचा। उसके लिए ये दोनों कार्बन एक जैसे हैं, कहीं भी एक पे लगा दो। फिर 3 कार्बन बचे, 3 कार्बन में लगाने के बाद 2 कार्बन आपको बचे,
तो इसी पे लगेगा, एक ही कार्बन बीच में है, तो दैट इज द फंडा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 कार्बन, और बीच वाला कार्बन जो है दोनों सेकेंडरी हैं, और दोनों सेकेंडरी एक जैसे हैं, तो किसी भी एक पे लगा दो। फिर 3 कार्बन किए, 2 बचे, इसी पे एक ऊपर नीचे लगा दो, हो गया। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन, इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन, और इसको बोलते हैं यस नियोपेंटेन। CH3 CH2 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 CH3 CH3 CH CH2 CH3 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 CH3। ये आपके पास पेंटेन के जो है आइसोमर्स बने। चलो C6H14 बनाओ, कितने आइसोमर बने? ओके, एक 4 एक 6, और कोई? तो 4 5 6, चलो लेट्स सी। सबसे पहले तो आपने 6 कार्बन लगाए होंगे, सॉरी, चलो तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन लगाने के बाद आपने 5 कर दिए, 5 कर दिए तो आपने देखा कि ये प्राइमरी सेकेंडरी 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 प्राइमरी। तो 5 में भी जो सेकेंडरी हैं वो 2 टाइप के हैं। अगर 2 टाइप के सेकेंडरी हैं तो एक यहाँ, यहाँ, ये 2 प्रोडक्ट बन गए। फिर आपने 4 किए, 4 करोगे तो ऐसा हो सकता है कि दोनों कार्बन एक ही पे हों, या फिर दोनों कार्बन जो है वो अलग अलग हों कार्बन पे, क्योंकि दोनों कार्बन एक जैसे हैं। आई थिंक इससे ज़्यादा तो बनेंगे नहीं। तो 5 प्रोडक्ट्स बनने चाहिए। एक बार चेक कर लो कि आइसोमेरिज्म में कभी भी आप श्योर नहीं हो सकते। देखो हेक्सेन में 5 ही बनते हैं, अगर कोई और बनता होगा तो हम बना देंगे, पर मुझे लगता नहीं कोई और बन सकता है, क्योंकि सारे ऑप्शंस क्लियर ही हैं। 2 कार्बन को आप इथाइल की तरह लगा नहीं सकते यहाँ, क्योंकि उसके बगल में एक एक कार्बन है। समझ गए? हो जाएगा? तो ये, अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे, दैट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म।
तो ऐसे कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे डिफर इन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, और उसको हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इस पोजीशन आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल की बात करें तो लेट अस से कि C4H8 है, तो ब्यूट 1 हो सकता है, उसको 1 ब्यूटीन भी लिखते हैं हम, और इसको ब्यूट 1 भी लिखते हैं, और डबल बॉन्ड बीच में भी हो सकता है, तो दैट इज ब्यूट 2 और वी कैन से 2 ब्यूटीन। इसको पूरा हाँ जी, हाँ बाकी स्केलेटन सेम रहेगा, वर्ड रूट, फंक्शनल ग्रुप, प्राइमरी सफिक्स सब सेम होगा, सिर्फ नंबर चेंज होगा कि अगर डबल बॉन्ड है तो उसकी नंबर चेंज होगी, फंक्शनल ग्रुप है तो उसका नंबर चेंज होगा। तो उसको बेटा उसको फंक्शनल आइसोमेरिज्म में रखेंगे हम, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे देखो ये 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड है, ऑर्थोटोलिडाइड भी टोल्युएल्डिहाइड भी बोलते हैं इसको। अगर मैं CHO के रिस्पेक्ट में ऑर्थो की जगह मेटा पे लगा दूं, ये हो सकता है, बट CHO को आप CO कर दो, वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं दे आर पोजीशन आइसोमर्स। अब कम फंक्शनल आइसोमर, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उनके जो फंक्शनल ग्रुप है वो ही चेंज हो जाए। जैसे आपने ये C3H6O लिया, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ठीक है, अल्डिहाइड। और इसी में ही अगर मैं CO को बीच में लगा दूं, कीटोन, अब ये दोनों जो हैं दे आर फंक्शनल आइसोमर्स, ये दोनों आपस में क्या हुए? फंक्शनल आइसोमर्स, प्रोपेनल एंड यस बेटा, इसमें भी हाँ वर्ड रूट सेम रहेगा। अगर वर्ड रूट चेंज होता है तो वो क्या बन गया? चेन आइसोमर। कम अगेन, क्या बोल रहे हो? वर्ड रूट नहीं, वर्ड रूट चेंज नहीं होगा बच्चे। अगर वर्ड रूट चेंज हुआ तो हम उसको चेन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। ठीक है, कोई एग्जांपल होगा तो मुझे बताना कि सर ये इसमें बताओ क्या है। जैसे देखो ये प्रोप 2 in 1 ओल, और ये प्रोप की जगह मिथॉक्सी हो गया, मिथॉक्सी थी। अब देखो ये ऑक्सीटेन 1,3 इपॉक्सी प्रोपेन, और ये 2 मिथाइल ऑक्सीडेन, तो ये 1,2 इपॉक्सी हो गया। पहला था 1,3 इपॉक्सी, 1,2,3, और इसमें 1,2 इपॉक्सी,
1,3 इपॉक्सी। जी बेटा। ये फिफ्थ और सिक्स्थ का नॉमेनक्लेचर समझ में नहीं फिफ्थ और सिक्स्थ का नॉमेनक्लेचर ना, देखो ए आपने इपॉक्सी नहीं सुना ऐसा? सर पता नहीं बस मतलब ओ अगर किसी रिंग में हो तो उसको हम इपॉक्सी बोलते हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ कॉमन नेम है, और ये गलती से लिखा है इसने, इट इज एक्चुअली ब्यूटेन। है ना? सर पर कार्बन की थी हाँ बट रिंग रिंग 4 कार्बन का बन रहा है ना, और ये जो है ये चौथा कार्बन नहीं है बच्चे, बट रिंग में एक जगह ऑक्सीजन है ना। इसको ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 3 कार्बन है, हाँ यहाँ भी ये 3 कार्बन है, और 1,2 पे इपॉक्सी है, और यहाँ 1,3 पे इपॉक्सी है। ओके, ये 4 मेंबर साइक्लिक, ये एक्चुअली दोनों जो है दे आर साइक्लिक ईथर्स। दोनों जो हैं दे आर साइक्लिक ईथर्स, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है कि 1 और 3 के बीच में ये इथीरियल लिंकेज है, इसलिए उसको इपॉक्सी बोलते हैं अगर वो रिंग में है तो, है ना। तो ये 1,3 इपॉक्सी हो गया, और 3 जो है वो कार्बन हो गए। इसमें भी ये रिंग तो बन रहा है, पर वो 1 और 2 के बीच में बन रहा है। इपॉक्सी जो रिंग बन रहा है वो 1,2 के बीच में बन रहा है, तो ये 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन, और इसको क्या बोला, 2 मिथाइल ऑक्सीरेन। जी चलो इसका नाम बताओ। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? साइक्लो, यस इट इज साइक्लोप्रोपेनोल। तो ये सारे क्या हुए, फंक्शनल आइसोमर्स। जी सर वो पिछली वाली स्लाइड में हम्म, सर यहाँ पर हाँ कॉमन हाँ, ये कॉमन नेम, हाँ ग्रीन में जो लिखे हैं वो, ऊपर तो दोनों ही IUPAC नेम ही है, नीचे वाले में ऐसा है। सर और एक बात यहाँ पर जी सर यहाँ पर 3, 3rd और 4th में वर्ड रूट चेंज हो रहा है, यहाँ पर प्रोपे और यहाँ पर ब्यूटेन। हाँ बिल्कुल हो रहा है, बट फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो रहा है ना। तो अगर वर्ड रूट और फंक्शनल ग्रुप दोनों चेंज हो रहे हों, है ना, तो हम उसको फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में लेते हैं। जैसे आगे मेटामेरिज्म आएगा, तो मेटामेरिज्म जो है वो पोजीशन आइसोमर्स भी होते हैं, बट अगर वो मेटामेरिज्म शो करता है तो हम उसको मेटामेरिज्म की कैटेगरी में लेते हैं, ऐसा है। तो सर मतलब फंक्शनल ग्रुप्स में वर्ड रूट चेंज होते हैं, हो सकता है, पॉसिबल। हाँ ठीक है ना। बट अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है तो वी विल कैटेगराइज इट एज अ फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है।
जैसे आगे मैं मेटामेरिज्म में बताता हूँ आपको। देखो मेटामेरिज्म क्या है, ऐसे कंपाउंड जो डिफर करते हैं इन द नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द सेम फंक्शनल ग्रुप, उनको मेटामेरिज्म बोलते हैं। तो जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अब देखो एक इथॉक्सी इथेन है, एक मिथॉक्सी इथेन है, इसमें वर्ड रूट चेंज नहीं हो रहा है ना। एक इथॉक्सी है और एक मिथॉक्सी, पर ये मिथॉक्सी क्या है, इथेन नहीं, एक्चुअली गलती से लिखा है, इट इज मिथॉक्सी प्रोपेन, है ना, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो अब यहां भी वर्ड रूट तो चेंज हो रहा है ना। तो क्या होना चाहिए, इसको हमें चेन आइसोमेरिज्म बोलना चाहिए अकॉर्डिंग टू जो हमने कैटेगराइज किया था कि चेन अलग अलग हो तो उसको चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं, है ना। बट क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के अराउंड एल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन अलग अलग हो रहा है, तो हम फिर इसको मेटामेरिज्म बोलेंगे रेदर देन पोजीशन सॉरी चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है। सिर्फ एल्काइल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो सकती है। अल्काइल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी। जैसे देखो मैं और एग्जांपल लेता हूँ, अगर यहाँ दिया हो तो चलेगा। हाँ हाँ, यही मैं चाहता था। देखो इसको आप अगर बोलो एक पेंटेन 3 ओन है, एक पेंटेन 2 ओन है, बताओ फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज होता है तो क्या बोलते हैं उसको, फंक और पोजीशन, बेटा पोजीशन, नंबर चेंज हो रहा है, नंबर, बाकी सब सेम है। देखो वर्ड रूट सेम है, प्राइमरी सफिक्स सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, सिर्फ नंबर चेंज हो रहे हैं। तो हम इसको पोजीशन आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में लेना चाहिए। बट एट द सेम टाइम ये जो फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों साइड अल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, और ये तभी होता है जब फंक्शनल ग्रुप एटलीस्ट बाई फंक्शनल हो, मतलब बाई वैलेंट हो, मतलब उसके साथ कम से कम 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हों, तभी आप मेटामेरिज्म शो करवा सकते हो ना। और अगर मेटामेरिज्म होता है तो आप ये भूल जाते हो कि इसमें पोजीशन भी है, तो इट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म एज वेल एज मेटामेरिज्म। बट अगर दोनों में से एक चूज करना हो तो हम मेटामेरिज्म इसको बोलेंगे रेदर देन पोजीशन। ठीक है। तो चेन आइसोमेरिज्म हो, पोजीशन आइसोमेरिज्म हो, अगर उसके साथ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा हो या ये मेटामेरिज्म हो रहा हो, तो आप उसको या तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलोगे या मेटामेरिज्म बोलोगे। ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड देखो जिनमें O के दोनों साइड, S के दोनों साइड, CO के दोनों साइड, NH के दोनों साइड, या एस्टर C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड अल्काइल ग्रुप का जो है डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो, यही मेटामेरिज्म जो है वो शो करते हैं। टॉटोमेरिज्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको ध्यान से देखना, क्योंकि टॉटोमेरिज्म जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है एनसीईआरटी ने। तो टॉटोमेरिज्म जो है ये क्या होता है, एक आइसोमर्स का इंटरकन्वर्जन होता है रिवर्सिबल, अल्फा हाइड्रोजन की माइग्रेशन की वजह से। और कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म मेन है अपने सिलेबस में। जैसे अल्डिहाइड्स और कीटोन जो है ना, दे शो टॉटोमेरिज्म इस तरह से। देखो लेट अस से कि ये है अल्डिहाइड, ठीक है ना, एसिटाल्डिहाइड है ये, इथेनॉल। अब इसमें क्या हो कि जो CO के बगल वाला कार्बन है वो इधर शिफ्ट हो जाए O पे, ऐसे बन जाए। कैसे होगा ये, यहां से एक हाइड्रोजन जो है
ये CH2 हो जाएगा, ये हाइड्रोजन एक ये डबल बॉन्ड बनाएगा और O पे नेगेटिव और ये H पॉजिटिव, तो OH बनाएगा, तो इसको बोलते हैं विनाइल अल्कोहल। CH2 डबल बॉन्ड CH और OH, तो इसको हम विनाइल अल्कोहल बोलते हैं। बट बेटा इसमें क्या होता है, इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम होता है, दे आर इंटरकन्वर्टेबल फ्रॉम वन टू अनदर, ये आइसोलेटेड नहीं होते, ये दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में रहते हैं, एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। जो आइसोमेरिज्म थे उसमें अलग अलग कंपाउंड्स थे वो अपने आप में, और टॉटोमेरिज्म में ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं और अल्फा हाइड्रोजन का ही जो है शिफ्टिंग होता है। तो इसको बोलते हैं कीटो, अल्डिहाइड और कीटोन दोनों को कीटो बोलते हैं, और ये बोलते हैं इनोल। देखो ये इन और ये ओल, तो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म इसको बोलते हैं, यही अपने सिलेबस में है, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। इसमें इक्विलिब्रियम जनरली जो है वो कीटो की तरफ होता है कि C डबल बॉन्ड O इज स्ट्रॉन्गर देन C डबल बॉन्ड C, इसलिए कीटो जो है फॉर्म जो है दैट इज मेजर। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो ऐसे आइसोमर्स जिनमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट वो 3 डायमेंशनल जो ओरिएंटेशन है उसकी एटम्स की स्पेस में उसमें डिफर करे, तो दैट इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स, और उस फिनोमिना को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमर जो हैं 3 तरह के हो सकते हैं, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और कन्फर्मर्स। कन्फर्मर्स जो है वो एक पूरी कैटेगरी है, हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ऑप्टिकल में डायस्ट्रियोमर्स होते हैं, एनाइशोमर्स होते हैं, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। ज्योमेट्रिकल पहले कर लेते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या देखा जाता है, सबसे पहले कि कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, और डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है उनके साथ जो 2 ग्रुप्स लगे होने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए। अब देखो पहले केस में क्या है, डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ एक H है, एक CH3 है, H ऊपर है CH3 नीचे, दूसरे में भी H ऊपर CH3 नीचे, बट उसके बगल में क्या है, H CH3 ऐसे है ही, और उसके राइट साइड है CH3 ऊपर H नीचे, H CH3 CH3 H। तो इस तरह से ये पहला जो है जिसमें सिमिलर ग्रुप सिमिलर साइड है उसको बोलते हैं सिस, अगर सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड है तो दैट इज कॉल्ड ट्रांस। तो ये वाला जो पहला है दैट इज कॉल्ड सिस आइसोमर। तो आइसोमर जिसमें जो आइडेंटिकल एटम्स या ग्रुप्स हैं lie on the same side of the double bond, that is called cis isomer। ठीक है, और अगर अपोजिट साइड है that is called trans isomer, जिसमें 2 आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप्स जो हैं वो अलग अलग साइड हो। अपोजिट साइड हो डबल बॉन्ड के, दैट इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर। तो ये डिस्क्राइब करती है रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप विद इन मॉलिक्यूल, और इसको बोलते हैं सिस ट्रांस
आइसोमेरिज्म। और नंबरिंग करोगे तो ये देखो ब्यूटूइन, और ये कौन सा है, सिस ब्यूटूइन, और दूसरा है ट्रांस ब्यूटूइन। नाउ कन्फर्मर्स, तो ये जो है एक फॉर्म है स्टीरियो आइसोमर्स की, जिसमें आइसोमर्स को हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं जस्ट बाय रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड को इजीली रोटेट कर सकते हैं हम। जैसे देखो ये है, तो ये जो फॉर्म है इसमें क्या है, देखो CH3 के जस्ट पीछे CH3, H के जस्ट पीछे H, इस ये जो लिखा है ना, दिस इज कॉल्ड न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। जैसे देखो ये इस तरह से है, देखो CH3 H H H H CH3। तो हम क्या करते हैं, किसी एक साइड से उसको देखते हैं। लेट अस से मैं इस साइड से देख रहा हूं, तो जिस साइड से मैं देख रहा हूं, ये 2 कार्बन मैंने कंसिडर कर लिए, तो जो कार्बन आइज के सामने आ रहा है उस कार्बन को हम एक बड़ा सर्कल ले लिया मैंने। अब इस कार्बन के साथ क्या अटैच है, 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल। तो मैंने क्या किया, 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल इसके साथ लगा दिया, और इक्वल प्रोपोर्शन में 3 हैं, तो कितना एंगल हो जाएगा, 60 डिग्री। टोटल इनके बीच में जो है टोटल एंगल कितना होगा, 180 होता है ना, कितना होता है कि 360, तो 360 होता है, तो 120 120 120 डिग्री एंगल हो गया सबके बीच में। फिर दूसरा जो है उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके ऊपर भी हमने 3 कार्बन लगा दिए इस तरह से। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन गया। अब ये मैंने पोजीशन जो बनाई है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक्लिप्स्ड। और अब मैंने इसको 60 डिग्री रोटेट कर दिया, तो 60 डिग्री रोटेट करूंगा मैं, तो जो एक मिथाइल है वो मिथाइल और हाइड्रोजन के बीच में आ जाएगा, इस तरह से आ गया। हमने इसको 60 डिग्री रोटेट किया, तो ऑब्वियसली ये भी 60 डिग्री रोटेट हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री रोटेट हो जाएगा। तो ये हो गई स्टैगर्ड, एक फुल्ली, एक एक्लिप्स्ड, दूसरी स्टैगर्ड। तो ऐसे ही रोटेशन करके यू विल गेट डिफरेंट कन्फर्मेशंस। और रोटेशन तो फ्री है, तो यू कैन रोटेट इट एनी टाइम। इसलिए अगर कोई पूछे कि किसी मॉलिक्यूल में कितने कन्फर्मर्स हैं, टोटल कन्फर्मर किसी भी मॉलिक्यूल में कितने हो सकते हैं, तो आप लिखोगे इनफाइनाइट। कि थोड़ा सा भी चेंज करोगे तो दैट इज अनदर आइसोमर। इट इज ड्यू टू द फ्री रोटेशन बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कन्फर्मेशंस को और क्या बोलते हैं, कन्फर्मर्स को रोटामर्स, क्योंकि ये बनते हैं बाय द रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। एल्केन जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस होती है, मैंने अभी बता दिया आपको। और रोटेशन जो है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री होती है, बट इट इज नॉट टोटली फ्री, सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड। there is a small energy gap of 1.1 to 20 kilojoule per mole, क्योंकि weak repulsive interactions are there between adjacent bonds। और ये जो repulsive interaction है उनको बोलते हैं torsional strain, क्योंकि एक बॉन्ड जो है दूसरे बॉन्ड को रिपेल करता है। क्यों रिपेल करता है, क्योंकि एक बॉन्ड में भी
इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, दूसरे बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड टॉर्शनल स्ट्रेन। अपने सिलेबस में मेन जो है वो है कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। तो इथेन मॉलिक्यूल जो है, देयर इज अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और हर कार्बन एटम जो है 3 हाइड्रोजन से अटैच होता है। इट इज जस्ट लाइक दिस। तो एक कार्बन को आपको स्टेशनरी रखना है, दूसरे कार्बन को रोटेट करना है, व्हाट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और उस रोटेशन जो है उससे क्या मिलते हैं आपको, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस। तो इनफाइनाइट में से देयर आर 2 एक्सट्रीम्स। एक होता है स्टैगर्ड, ऐसी कन्फर्मेशन जिसमें जो कार्बन है वो क्लोज हो, तो दैट इज एक्लिप्स्ड। अगर फार अपार्ट हो, फार अवे हो ईच अदर, जितना हो सकते हैं उतना हो मैक्सिमम, तो दैट इज कॉल्ड स्टैगर्ड। एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड जो है उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय सॉ हॉर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शंस। न्यूमैन प्रोजेक्शंस की बात करें तो न्यूमैन में क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को व्यू करते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड हेड ऑन ऐसे देखते हैं। जो कार्बन एटम नियर बाई होता है टू द आई, उसको हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो रियर कार्बन होता है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, वो उसको हम एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, और उससे लाइन खींचते हैं जो बनाई थी, और वो बॉन्ड्स को शो करता है कार्बन से जो अटैच होते हैं। और ये लाइंस जो उसके सरकमफ्रेंस से निकलती हैं वो डिनोट करती हैं बॉन्ड्स ऑफ द कार्बन फारदेस्ट फ्रॉम अस। और स्टैगर्ड फॉर्म में जो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियर के बीच में डिस्टेंस होती है दैट इज 2.55 एंगस्ट्रॉम, और एक्लिप्स्ड फॉर्म में जो है डिस्टेंस होती है 2.29 एंगस्ट्रॉम। ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको डिस्टेंस, ये याद रखना है कि स्टैगर्ड में जो हाइड्रोजन एटम्स हैं दूर दूर होते हैं, एक्लिप्स्ड में दे आर क्लोज टू ईच अदर। डाईहाइड्रल एंगल एक्लिप्स्ड फॉर्म में 0 होता है, क्योंकि एक दूसरे के बिल्कुल नियर बाई होंगे वो, और स्टैगर्ड फॉर्म में वो कितना होगा, 180 डिग्री। रियर कार्बन हो गया, और ये नियर कार्बन। ये गलत लिखा है इसने ना, इट शुड बी 60 डिग्री, क्योंकि ये 3 तो ऐसे आ जाएंगे हाइड्रोजन, पहले नियर बाई होंगे तो 0, और फिर 60 डिग्री रोटेट करो और आप ऐसा मिल जाएगा आपको। तो ये दोनों के नियर बाई हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस कितना हो, एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो यू विल राइट इट एज 60 डिग्री। तो ये कौन सी फॉर्म में, बोलो जो बना रहा हूं मैं, विच फॉर्म इज दिस? दिस इज स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, और ये है एक्लिप्स्ड। और बाकी जो भी कन्फर्मेशन इसके बीच में आएंगी, इन 2 एक्सट्रीम के बीच में, उनको बोलते हैं स्क्यू कन्फर्मेशन और गॉश कन्फर्मेशंस। स्क्यू बोल सकते हैं या गॉश बोल सकते हैं। अब बताओ स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड में कौन ज्यादा स्टेबल होगी? स्टैगर्ड, क्योंकि स्टैगर्ड में जो ग्रुप्स हैं दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। तो एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड के अलावा
जितनी भी बाकी कन्फर्मेशन बचती हैं दे आर कॉल्ड स्क्यू कन्फर्मेशंस। स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन सबसे स्टेबल होगी, उसके बाद स्क्यू कन्फर्मेशन और लास्ट होगी एक्लिप्स्ड। और एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में क्या होता है, बॉन्ड्स दे आर वेरी क्लोज एंड देयर इज अ मैक्सिमम रिपल्शंस। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में बॉन्ड जो होते हैं दे आर एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस और उनमें मिनिमम रिपल्शन होगा। जी बेटा। उसका हाँ, टॉर्शनल स्ट्रेन होता ही वो है ना कि रिपल्सिव इंटरेक्शन कितने हैं, तो टॉर्श एक्लिप्स्ड में सबसे ज्यादा टॉर्शनल स्ट्रेन होगा। ठीक है, ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, ये एक्लिप्स्ड, अगेन स्टैगर्ड। मतलब अगर आप 60 डिग्री रोटेट करते हो तो स्टैगर्ड से एक्लिप्स बन जाता है, एक्लिप्स से स्टैगर्ड बन जाता है। नाउ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में आइसोमर्स जो रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, ऑर्डिनरी लाइट जो होती है ना दैट ऑसिलेट इन ऑल प्लेन्स, सब प्लेन्स में वो ऑसिलेट करती है इस तरह से। बट अगर हम उसको किसी प्रिज्म में पास करते हैं, ऐसे प्रिज्म में से जो लाइट को सिर्फ एक ही प्लेन में रहने दे, पोलराइज्ड लेंस सुना होगा आपने, तो वो क्या करते हैं लाइट को और सारे प्लेन से कट कर देते हैं, सिर्फ एक प्लेन में से लाइट आएगी, तो ऑब्वियसली उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, है ना। तो उसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऐसी लाइट विच ऑसिलेट ओनली इन वन प्लेन, सिर्फ एक ही प्लेन में जो ऑसिलेट करती है उसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जो ऑर्डिनरी लाइट होती है दैट ऑसिलेट इन ऑल प्लेन्स, बट प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है दैट ऑसिलेट ओनली इन वन प्लेन। तो ऐसा आइसोमर जो उस लाइट को रोटेट कर दे आइदर टू द राइट और टू द लेफ्ट, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। और ऑप्टिकल आइसोमर्स एक्चुअली क्या होते हैं, दे आर मिरर इमेजेस। कैसी मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, इसलिए उनको बोलते हैं एनाइंशोमर्स। जैसे हम दोनों हैंड्स को ऐसे सामने सामने रखें तो दे कैन नॉट ओवरलैप विद ईच अदर। नमस्ते कर देंगे तो अलग बात है, बट अगर सेम साइड से उनको हम एक दूसरे के लाएं साथ में तो दे कैन नॉट ओवरलैप, क्योंकि आपका थंब दूसरी साइड चला जाएगा। ठीक है, पर मिरर में आप देखोगे तो आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड की तरह दिखेगा। अगर आपने साइड में मिरर लगाया उसके, अपने हैंड को पूरा खोल के आप साइड में मिरर रखते हो तो आपको वो जो मिरर में हैंड दिखेगा इट इज जस्ट लाइक योर लेफ्ट हैंड। राइट हैंड लेफ्ट हैंड की तरह दिखेगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड की तरह दिखेगा, बट दे आर नॉट सुपर इम्पोजिबल। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस को हम बोलते हैं एनाइंशोमर्स। और कोई भी मॉलिक्यूल जो एग्जिस्ट करे एज अ पेयर ऑफ एनाइंशोमर्स, वो जो है इज ऑप्टिकली एक्टिव, और उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बिकॉज दे रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो जैसे ये हैंड है, अगर आप लेफ्ट हैंड देखोगे तो इट इज जो अपने मिरर में इट सीम्स लाइक राइट हैंड। So it is an isomer is one of the two isomers that are mirror images of each other and are non-superimposable. ये है, उसको मिरर में देखोगे तो ऐसा दिखेगा, and they are non-superimposable. Diastereomers, diastereomers जो होते हैं they are not
mirror images, but they have different properties. ना तो वो मिरर इमेजेस होंगी, ना ही वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे, ठीक है. दे आर नॉन मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजेबल, एंड दे आर कॉल्ड डायस्टेरियोमर्स. मिरर इमेज रिलेशन नहीं होगा उनमें. ये देखो, एक थ्रियोज है, एक इराइथ्रोज है. तो इसमें एक कार्बन पे देखो C डबल बॉन्ड O H के आगे वाले कार्बन पे ऊपर OH है, दूसरी साइड HOH. तो दे आर डी थ्रियोज एंड डी इराइथ्रोज. हाँ, क्या हो रहे हो? हाँ, बोलिए. आर और एस में नॉमेनक्लेचर है, जिसमें होता क्या है कि हम आगे बताऊंगा मैं आपको कि इनको नंबरिंग देते हैं. अब कैसे नंबरिंग देते हैं? हम क्या करते हैं, जिस एटम का एटॉमिक नंबर सबसे हायर हो कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच है, पहले तो कायरल कार्बन से अटैच ग्रुप की बात होनी चाहिए. कायरल कार्बन मतलब कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है ना. तो उस कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच एटम है उनका एटॉमिक नंबर देखा जाएगा, और उन एटॉमिक नंबर में से जिसका देखो O आपको होता है सबसे हायर एटॉमिक नंबर किसका होगा इनमें से? O का. तो इसलिए O को हमने नंबर 1 पे ले आए. फिर अब एक CH3 है, एक COOH है, तो हमने फिर COOH, क्योंकि C तो सेम थे दोनों, तो उसके अगले एटम को कंपेयर करना था. एक में O थे, एक में H, तो O वाले को नंबर 2 दे दिया, और फिर CH3 वाले को नंबर 3, और ये 4. तो अब इसको अगर मैं ऐसे रोटेट करूं, ठीक है, तो 1 2 3 इस तरह से रोटेशन देखी जाएगी. इधर अगर देखोगे 1 2 3 1 2 3 जाना है, एक में क्लॉकवाइज, एक में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है. हाँ, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज होती है और ये जो एटम है लोएस्ट प्रायोरिटी का अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होता है, तो उसको एक्चुअली S लिखते हैं, बट इसने R लिखा है, पता नहीं क्यों. और इसको क्लॉकवाइज हो तो R लिखते हैं, बट RS नॉमेनक्लेचर इज नॉट इन आवर सिलेबस, ठीक है. तो डोंट वरी अबाउट दैट. पहले हुआ करता था जब स्टीरियो आइसोमेरिज्म एक चैप्टर था अपने सिलेबस में, बट अब कोई ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है, 12th लेवल पे RS नॉमेनक्लेचर पे. इसलिए इसके बारे में ना भी आए आपको तो चलेगा. ठीक है. ओके. तो ये डायस्टेरियोमर्स ऐसा करते हैं इसके लिए ना आइसोमेर. अच्छा चलो, सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ होमोलॉग सीरीज डिफर फ्रॉम. होमोलॉग सीरीज में किससे डिफर करते हैं? मिथाइलिन मतलब CH2 है ना, CH3 नहीं, CH2. और मास कितना होता है? 14.
मीथेन की थर्ड होमोलॉग सीरीज कौन, होमोलॉग मेंबर, ब्यूटेन, प्रोपेन, थर्ड होमोलॉग, फर्स्ट होमोलॉग हो गया इथेन, दूसरा होमोलॉग हो गया प्रोपेन, तो तीसरा हो गया ब्यूटेन। सही है। मीथेन का फर्स्ट होमोलॉग कौन सा होगा, इथेन, समझे। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर बेटा, क्योंकि ये क्या होते हैं, ओके ये ही किया था हमने, हाँ तो चलो आइसोमेरिज्म हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम अगला करेंगे पार्ट, ठीक है। हाँ तो बेटा बाकी लीव कर सकते हैं, जिसको डाउट है यू मे आस्क। यस बेटा। हाँ मतलब उनमें नहीं देखेंगे, हम किस में देखेंगे, नहीं ऐसे यहाँ और यहाँ नियर बाई, जो मतलब नियर और रेयर एटम के साथ जो बॉन्ड अटैच है उनके बीच का है। हाँ उनके जो बॉन्ड्स हैं नियर बाई बॉन्ड, उनको देखा जाता है, ठीक है। चल हाँ हाँ, पोलर मीन्स जैसे आपके पास पोलर मॉलिक्यूल है, वाटरी है तो वाटर पोलर है, क्लोरोफॉर्म पोलर है, बट आपके पास मान लिया CCl4 है तो नॉन पोलर है। समझे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो तो नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गया। मतलब पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल नहीं पता आपको, अच्छा तो बेटा केमिकल बॉन्डिंग में आपको देखना पड़ेगा, जैसे आपको देखो ये लोन पेयर है तो इसमें पोलैरिटी है ना, ऐसे करके इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है ना H और Cl में, देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिव डाइपोल मूवमेंट, सुना है ये। तो जिसमें डाइपोल मूवमेंट होता है वो पोलर, जिसमें नहीं होता, जीरो होता है, वो नॉन पोलर। वाटर नॉन पोलर है, सही है। वाटर नॉन पोलर नहीं, वाटर पोलर है भाई, वाटर में तो ऐसा होता है ना, ये देख, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, है हाँ हाँ ठीक है, ओके बाय बाय।